आपने अक्सर सुना होगा कि ये स्टॉक परचेज कर लो, आपका 5 गुना या 10 गुना प्रॉफिट हो जाएगा एक साल के अंदर। बट क्या हमें एक बार खुद से एनालिसिस नहीं करना चाहिए? आफ्टर ऑल पैसा तो हमारा डूबेगा अगर लॉस हुआ। इन थोक के भाव पेनी स्टॉक्स बताने वाले यूट्यूबर्स का या टेलीग्राम ग्रुप्स का नहीं। तो आज हम इस वीडियो में उन 6 रेशोज की बात करेंगे जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले। ये रेशोज फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स का एक छोटा बट इफेक्टिव पार्ट है। सो लेट्स बिगिन। दिस इज योर होस्ट करण एंड यू आर वाचिंग मनी मैटर्स टू करण। आज हम जिन रेशोज की बात करेंगे वो है ईपीएस, दैट इज अर्निंग पर शेयर, प्राइस टू अर्निंग रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो, आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो, आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर हम नंबर 1 रेशो की बात करें वो है अर्निंग पर रेशो, ईपीएस। मींस हमारे एक शेयर पर हमने कितनी अर्निंग होती है XYZ कंपनी में इन्वेस्ट करने पर। मोटा मोटा समझे तो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। सो इससे हमारे हर शेयर पर होने वाला प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आपको डिटेल में समझना है तो कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प पर जाकर वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में अगली कुछ रेशोज को समझ सकते हो। इस पार्ट को स्किप कर। अब समझते हैं डिटेल में ईपीएस को, दैट इज अर्निंग पर शेयर को। फॉर एग्जांपल कंपनी XYZ के 20 लाख आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं एंड कंपनी का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में अराउंड 5 करोड़ रुपीस था। अगर कंपनी का ऑपरेटिंग कॉस्ट जैसे कि ऑफिस एम्प्लॉयज, मार्केट का खर्चा एंड इंटरेस्ट एंड टैक्स पे करने के बाद टोटल नेट प्रॉफिट बचता है 5 करोड़ में से 2.50 करोड़ रुपीज ओनली। बट अब कंपनी के कुछ प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स होंगे जिनको कंपनी को फिक्स रिटर्न्स के तौर पर डिविडेंड देने होंगे। सपोज 50 लाख कंपनी इनको इनके डिविडेंड्स दे देती है। अगर आपको कुछ टर्म्स जैसे कि प्रेफरेंस शेयर या डिविडेंड नहीं समझ आते हैं तो कमेंट कर आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं इसका रिप्लाई आपको जरूर करूँगा। हमारा अर्निंग पर शेयर आएगा नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ कॉमन शेयर, दैट इज 2.50 करोड़ माइनस 50 लाख डिवाइड बाय 20 लाख शेयर। सो ईपीएस इज इक्वल टू ₹10 पर शेयर। अब अगर आपके पास 100 शेयर है तो 100 इंटू 10 दैट इज 1000 रुपीज XYZ से आपको अर्निंग हो सकती है। बट मोस्ट नंबर ऑफ कंपनी इसे डिविडेंड के तौर पर देने से अच्छा अपनी ग्रोथ में लगा लेती है। आप कहोगे कि हमें क्या मिला? मैं बताता हूँ। अगर कंपनी इस पैसे को यूज करती है नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या R&D पर या नई टेक्नोलॉजी पर तो इवेंचुअली फायदा आपको ही होगा इन फॉर्म ऑफ प्राइस एप्रिसिएशन ऑफ शेयर। कंपनी ग्रो करेगी तो डेफिनेटली कंपनी के स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा। बट अब हमें देखना है कि क्या जो कैपिटल कंपनी ने शेयर होल्डर्स को देने की बजाय खुद की ग्रोथ में इन्वेस्ट की है उसका फायदा भी कुछ हुआ है या नहीं। तो उसके लिए हमारी सेकंड रेशो जिसमें हम जाने क्या कंपनी में अर्निंग उसके प्राइस के अकॉर्डिंग हो भी रही है या नहीं, दैट इज पीई रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो। Suppose XYZ company has PE ratio 2, so it means we need to pay ₹2 to earn ₹1 and PE ratio 50 मतलब हमें ₹1 कमाने के लिए कंपनी में ₹50 इन्वेस्ट करने होंगे। आप कहोगे कि कंपनी जिसकी PE 2 है वो बेटर है PE 50 से। आपको एग्जांपल देता हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर का PE है 70 बट कंपनी बहुत अच्छी है इवन उन कंपनी से जिनका PE 10 से भी कम है। देखिए पी कम होना चाहिए आइडली, हमेशा ऐसा देखने पर लग रहा है। बट पी कम है तो स्टॉक अच्छा होगा ऐसा हमेशा नहीं है। इसके पीछे कई रीजंस हैं जैसे कि मार्केट सेंटिमेंट या कहे तो लोगों का भरोसा हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनीज पर। मार्केट में लगता है कि ये कंपनी आने वाले टाइम पर काफ़ी रिटर्न देगी एंड पैसा सेफ भी है, सो कंपनी के शेयर्स की डिमांड काफ़ी होगी मार्केट में जिससे कंपनी के शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा एंड प्राइस ज़्यादा होगा तो प्राइस टू अर्निंग रेशो आफ्टर ऑल ज़्यादा ही होगी। दूसरा रीज़न हो सकता है कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है, जैसे कि FMCG, फार्मा सेक्टर्स की कंपनी का पी रेशो हमेशा आपको ज़्यादा मिलेगा रियल एस्टेट, मिनरल एंड माइनिंग कंपनीज जैसों से। लास्टली अगर पी कम है तो कंपनी सच में अंडर वैल्यू भी हो सकती है जिसके बारे में या तो अभी लोगों को ज़्यादा पता नहीं लगा है बट आपको वो स्टॉक मिल गया है। सो अगर आपको कोई भी कंपनी विद पी लेस देन 10
की मिलती है तो आपको सीधा इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको रीजन देखने की कंपनी का पी ज़्यादा या कम क्यों है। इसलिए तो कम नहीं कि लोगों को लगता है कि इस सेक्टर की में मिनिमम ग्रोथ है आने वाले फ्यूचर में, सो लोग इसे परचेज करना नहीं चाहते, या वो किसी ऐसे सेक्टर से बिलोंग करती है जिसका फ्यूचर नहीं है, जैसे प्लास्टिक इंडस्ट्री, या कंपनी पर डेट काफ़ी ज़्यादा है, जो आप नेक्स्ट रेशियो डेट इज डेट टू इक्विटी रेशियो से भी चेक कर सकते हो, जो भी एक बड़ा रीज़न हो सकती है लेस पीई के लिए। सो आपको जब भी पीई कम मिले किसी कंपनी का, आपको साथ साथ और रेशियोज को भी चेक करना होगा। एंड अगर सारी रेशियो जैसे डेट टू इक्विटी, आरओसी, आरओई सही आती है तो आप डेफिनेटली कम पीई वाली कंपनी को के शेयर्स को परचेज करना के लिए आप कंसीडर कर सकते हो उस कंपनी में। एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूँ, आपको पीई रेशियो हमेशा कंपेयर करनी चाहिए पीयर इंडस्ट्रीज के साथ, लाइक इन्फोसिस का टीसीएस के साथ, टाटा पावर का अडानी पावर के साथ, जब भी आप एक फेयर कंपेरिजन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड रेशियो की तरफ, दैट इज डेट टू इक्विटी रेशियो, मींस टोटल लायबिलिटीज डिवाइड बाय टोटल शेयर होल्डर कैपिटल, दैट इज कितना लोन कंपनी ने ले रखा है डिवाइड बाय इन्वेस्टर्स का पैसा। फॉर एग्जांपल अगर XYZ कंपनी ने लोन ले रखा है 150 करोड़ का एंड शेयर होल्डर कैपिटल है 100 करोड़, सो 150 डिवाइड बाय 100 करोड़, डेट टू इक्विटी रेशियो आई 1.5। डेट के ऊपर कंपनीज को इंटरेस्ट देना पड़ता है ना चाहकर भी, पर शेयर कैपिटल पर कंपनी डिविडेंड दे या ना दे अपने शेयर होल्डर्स पर, कंपनी पर डिपेंड करता है। कर्ज कम होना चाहिए कंपनी पर, देयरफॉर आइडली कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1 होनी चाहिए, बट ये भी सेक्टर टू सेक्टर डिपेंड करती है। एग्जांपल पावर जनरेशन सेक्टर या माइन मिनरल्स वाली कंपनी को डेट लेना पड़ता है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, जैसे कि टाटा पावर का डेट टू इक्विटी रेशियो 2.28 है। सो इसका मतलब ये नहीं कि ये टाटा पावर बेकार कंपनी है, इसका 1 से ऊपर डेट टू इक्विटी रेशियो है। वहीं अगर सॉफ्टवेयर कंपनी जैसे टीसीएस का देखेगा, डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.09, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इन कंपनीज को ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। अब आते हैं हम फोर्थ रेशियो की तरफ, प्राइस टू बुक वैल्यू। मोटा मोटा समझे तो बुक वैल्यू इज टोटल एसेट ऑफ कंपनी। तो अगर कंपनी कल बैंकरप्ट या कंगाल हो जाती है तो कंपनी के सारे एसेट बेचकर कितना पैसा शेयर होल्डर को वापस मिल सकता है। सो एज पर डेफिनेशन जितना ये 1 के क्लोज होगा उतना अच्छा होगा, बिकॉज अगर प्राइस कंपनी का एक शेयर का 100 रुपीज़ है एंड उसकी बुक वैल्यू डेट इज एसेट भी 100 रुपीज़ के हैं, तो इन्वेस्टर का पैसा सेफ है। अब ये रेशियो भी सेक्टर टू सेक्टर डिपेंड करती है। अब यहाँ टीसीएस की प्राइस टू बुक वैल्यू है 12.4, एज टीसीएस के पास ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सो एसेट्स की वैल्यू डिनोमिनेटर में कम होगी। वहीं टाटा पावर की है 3.36, बिकॉज टाटा पावर की एसेट्स और बुक वैल्यू ज़्यादा होगी, प्राइस टू बुक वैल्यू कम आएगी इस केस में। सो अगर हम इस केस को कंसिडर करें तो इस केस में हमें टाटा पावर ज़्यादा अच्छी लग रही है टीसीएस से, बट हम डेट टू इक्विटी रेशियो में देखें तो हमें टीसीएस ज़्यादा अच्छी लग रही थी टाटा पावर से। सो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ हमेशा बेटर है अगर आप सारी रेशियोज को एक साथ लेकर चलो, ना कि सिंगल रेशियो पर आप अपना स्टॉक परचेज करो। सो अब चलते हैं फिफ्थ रेशियो की तरफ, आरओई, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी, जहाँ हम चेक करेंगे हमें कितना रिटर्न मिला अपनी इन्वेस्टमेंट पर। आफ्टर ऑल पैसा भी तो कमाना सेफ्टी के साथ साथ जरूरी है। सो हम इस रेशियो से ये इन्फर करते हैं कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट पर हमारा कितना रोकड़ा या पैसा बना बाय डिवाइडिंग नेट प्रॉफिट बाय टोटल शेयर इक्विटी। किसी भी कंपनी को कैपिटल मिलता है 2 फॉर्म्स में, मेनली इक्विटी कैपिटल बाय इशूइंग शेयर एट द टाइम ऑफ आईपीओ एंड डेट फ्रॉम बैंक्स। सो अगर हमें रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना है तो हमें डिवाइड करना है इक्विटी कैपिटल से सिर्फ। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी के पास इक्विटी कैपिटल है 100 करोड़ एंड डेट है 10 करोड़, वही नेट प्रॉफिट है 20 करोड़ आफ्टर पेइंग टैक्स एंड इंटरेस्ट एक्सेट्रा। सो आरओई आएगी 20 करोड़ डिवाइड बाय 100 करोड़ इज दैट इज 20%। इतनी आरओई तो आइडली कंपनी की होनी ही चाहिए, 20% या इससे ऊपर। अब चलते हैं हमारी लास्ट एंड सिक्स्थ रेशियो, दैट इज आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब जितना भी पैसा लगाया हुआ है, चाहे वो इक्विटी कैपिटल हो या डेट हो, हमें उसे डिनोमिनेटर में रखना है। आरओसी का फॉर्मूला है ईबिट, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में हम न्यूमिनेटर में लेते हैं वो हमारा होता है ईबिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो हमने जो लास्ट केस में लिया था, हमने लास्ट केस में नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल शेयर इक्विटी लिया था, लेकिन हम इसमें अब इंटरेस्ट एंड टैक्स भी ऐड करेंगे।
एंड वहीं डिनोमिनेटर में जो हमने पिछली बार शेयर इक्विटी कैपिटल ली थी उसकी जगह हम यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे। उसमें हमने सिर्फ इक्विटी कैपिटल देखी थी, लेकिन यहाँ पर हम तो डेट को भी कंसीडर करेंगे। अब हम इसे रिपोर्ट की हेल्प से भी देखते हैं। सो जैसे हमने पीछे समझा, हमने आरओई में नेट प्रॉफिट लिया था, लेकिन हम अब यहाँ पर लेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आरओसी के केस में हमें लेना होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट से पहले जो हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, एंड उससे भी पहले जो हमने इंटरेस्ट पे किया, दैट इज़ अर्निंग बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। सो हमारा आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जो हम आर में लेंगे वो हम लेंगे नेट प्रॉफिट न्यूमरेटर में, आर के न्यूमरेटर में लेंगे ये वाली अमाउंट। सो इसलिए आर एंड आर डिफरेंट है, क्योंकि आर में हम डेट को कंसिडर करते हैं। हमने आरओई देख लिया है, तो आरओसी की क्या जरूरत है? इसका आंसर है, अगर कंपनी के ऊपर डेट है तो हमें चेक करना है आरओसी, अदरवाइज आरओई से काम चल जाएगा। क्योंकि अगर डेट जीरो है तो आरओई मोर और लेस बराबर आएगी, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस आएगा टैक्स की वजह से। सो अगर वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला एंड आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा प्लीज़। थैंक यू फ्रेंड्स।